साल है 1980 का। एक 16 साल का बच्चा अल्बकर्क्यू न्यू मैक्सिको की एक छोटी सी मैकडोनल्ड की शॉप में काम करने के लिए आया। उसे रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम दिया गया। उसके मैनेजर और कोवर्कर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि उन्हें उस समय आइडिया भी नहीं था ये बच्चा बनने क्या वाला है। उस 16 साल के बच्चे का नाम था जेफरी प्रेस्टन बेजोस। Hi there, who are you? I'm Jeff Bezos. And what is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. और ठीक 38 साल बाद उसे वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन का टैग दे दिया गया। लेकिन ये जर्नी उसके लिए आसान नहीं थी। ये जर्नी बहुत सारे रिस्क, रिवॉर्ड, अप्स एंड डाउन्स और सक्सेस और फेलियर से भरी हुई थी। जेफरी प्रेस्टन जोर्गेनसन का जन्म अल्बकर्क्यू न्यू मैक्सिको में 12 जनवरी 1964 को हुआ। उसके जन्म के समय उसकी मां जैकलिन सिर्फ 17 साल और उसके पिता टेड जोर्गेनसन मात्र 19 साल के थे। My mom had me when she was 17 years old. She was a high school student in Albuquerque, New Mexico. You could ask her, but I'm pretty sure that wasn't cool in 1964 to be a pregnant mom in high school in Albuquerque, New Mexico. टेड को शराब पीने की आदत थी जिसके कारण उसकी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ख़राब होने लगी और जेफ पर इसका बुरा असर भी पड़ रहा था। इसलिए जेफ की मदर टेड को डाइवोर्स दे देती है और माइक नाम के क्यूबन इमिग्रेंट से दोबारा शादी कर लेती है। इस समय जेफ की उम्र सिर्फ 17 महीने की थी। इस मैरिज से जेफरी का सरनेम जर्गेनसन से बेजोस हो जाता है। जैसे जैसे बेजोस बड़ा होता है वह साल के लगभग 3 महीने अपने ग्रैंडफादर की रांच पर काम करने के लिए बिताने लगा। I spent an unusual amount of time with my grandparents and especially with my grandfather on the ranch. So he had a ranch in South Texas. And I would spend my summers there from age 4 to 16, and it was useful. I was a handful, I'm sure. And anyway, he created the illusion for me when I was 4 years old that I was helping him on the ranch, which of course could not have been true, but I believed it. And then by the time I was 16, of course, I was actually helping on the ranch. I can fix prolapsed cattle. We did all of our own veterinary work. Some of the cattle even survived. And so one of the things that's so interesting about that lifestyle and about my grandfather is he did everything himself. He didn't call a vet if one of the animals was sick. He figured out what to do himself. And So what does it mean? No delegation? being resourceful, I think, is if there's a problem, there's a solution. हालांकि इस काम की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन इससे बेजोस को सेल्फ रिलायंस का लेसन बचपन में ही सीखने को मिल गया। जेफ ने टीनेज तक आते आते साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। उसने अपने गैराज को अपने साइंस एक्सपेरिमेंट का सेंटर बनाया जहां वह अलग अलग टेक बनाने की कोशिश करने लगा। उन्होंने अपने बड़े भाई और बहन को कमरे से बाहर रखने के लिए एक अलार्म बनाया। इसी इंटरेस्ट के कारण जेफ का एडमिशन उसके एलिमेंट्री स्कूल के गिफ्टेड प्रोग्राम में हो जाता है। जेफ के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए जैसे ही जेफ हाई स्कूल में एंटर करते हैं उन्हें सिल्वर नाइट का अवार्ड दिया जाता है। हाई स्कूल के बाद जेफ का एडमिशन हाईली प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी प्रिंसटन में हो जाता है जहां वह प्राइमरीली फिजिक्स की स्टडी करना चाहते थे। I went to Princeton primarily because I wanted to study physics, and it's such a fantastic place to study. लेकिन एक साल के बाद जेफ अपनी डिग्री बदलकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि फिजिक्स शायद उनके लिए नहीं बनी है। Changed my major very quickly to electrical engineering and computer science. जेफ 1986 में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल कर रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं जहां वह अपने पोटेंशियल को एक रियलिटी बनाने की कोशिश करते हैं। डिग्री के कंप्लीट होते ही बेजोस को अलग अलग कंपनी से जॉब ऑफर आने लगे जैसे इंटेल, नोकिया, लेकिन जेफ ने इन सब को छोड़कर फाइटेल नाम की फाइनेंशियल कंपनी में जॉब शुरू की। लेकिन जेफ जैसे जीनियस के लिए फाइटेल की जॉब काफ़ी नहीं थी, इसलिए कुछ समय बाद 1999 में जेफ DE एंड शो नाम के हेज फंड को ज्वाइन करते हैं। I went to New York City and I ended up working at a quantitative hedge fund run by a brilliant man named David Shaw, DE Shaw and Co. जिससे जेफ की इनकम काफ़ी इंक्रीज हुई। लेकिन जेफ मनी की बजाय उसके बॉसेस के द्वारा सिखाए गए लेसन्स की ज़्यादा वैल्यू करते थे और जेफ को इन सभी लेसन की ज़रूरत भी थी क्योंकि जेफ ने हेज फंड को ज्वाइन करने से पहले ही सोच लिया था कि वह इसको छोड़कर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करेंगे। I went to my boss and said to him, I'm going to go do this crazy thing and I'm going to start this company selling books online. And this is something that I had already been talking to him about. लेकिन इस स्टार्टअप को शुरू करने से पहले उन्होंने शादी करने की सोची और जेफ ने ब्लाइंड डेट्स पर जाना शुरू कर दिया।
इन्हीं डेट्स में उनकी मुलाकात मैकेंजी स्कॉट नाम की महिला से होती है, जिनसे जेफ 1992 में मैरिज कर लेते हैं। इस समय तक जेफ की लाइफ भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से परफेक्ट हो चुकी थी। एक स्टेबल जॉब और सुंदर लड़की से शादी, यानी उनकी लाइफ लगभग परफेक्ट हो चुकी थी। लेकिन जेफ परफेक्शन की बजाय चैलेंजेस पसंद करते थे। Compelled you to say, I'm quitting this. I'm going to start a company selling books over the internet. I'm going to do it from Seattle. Where did that idea come from? इसके बाद जब लगभग 1990s के मिड में जेफ ने देखा कि इंटरनेट यूजर्स का आंकड़ा काफ़ी बढ़ रहा है, तब जेफ ने डिसाइड किया कि वह इंटरनेट पर प्रोडक्ट सेल करेगा और बुक्स को उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट के रूप में चूज़ किया। बुक्स को पहले प्रोडक्ट के रूप में चूज़ करने का जेफ का मेन रीज़न यह था कि बुक्स में प्रोडक्ट में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है अन्य प्रोडक्ट के मुकाबले, इसलिए उन्होंने बुक्स को चूज़ किया था। इस वेंचर के लिए जेफ ने अपनी जॉब छोड़ दी और थैंकफुली उनकी वाइफ ने भी उनको फुल्ली सपोर्ट किया। दोनों ने सियाटल में शिफ्ट होने की सोची, जहां जेफ ने कंपनी शुरू करी। यहां जेफ ने गैराज में अपनी कंपनी स्टार्ट की, जिसे जेफ ने कडाबरा का नाम दिया। जेफ के पेरेंट्स ने अपनी लाइफ सेविंग्स, जो कि लगभग $3 लाख थी, को जेफ की कंपनी में इन्वेस्ट किया और साथ ही कहा कि कंपनी का नाम बदलकर उसे कुछ और सोचना चाहिए। तब जेफ कडाबरा को बदलकर अमेज़न कर देते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर के नाम पर। हालांकि इतनी बड़ी फंडिंग के बाद भी जेफ ने अपने इन्वेस्टर्स को पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि 70% चांसेस है कि कंपनी फेल हो जाएगी, लेकिन थैंकफुली यह हुआ नहीं। And I told them that I thought there was a 70% chance that they would lose their whole investment, which was a few $100,000. And they did it anyway. And you know, and I thought I was giving myself triple the normal odds because, you know, there's really, you know, if you look at the odds of a startup company succeeding at all, it's only about 10%. Here I was giving myself a 30% chance. कंपनी के शुरुआती दिन काफ़ी स्ट्रगलफुल थे। जेफ को खुद पोस्ट ऑफिस जाकर बुक डिलीवर करनी पड़ती थी क्योंकि उस समय प्रॉपर मशीनरी के पैसे नहीं थे। Packages to the post office myself, and hoping one day we could afford a forklift. और जेफ की वाइफ मैकेंजी कंपनी की अकाउंटिंग देखती थी, हालांकि उन्हें अकाउंटिंग का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। And then Mackenzie, who has basically no skill in this area at all, really, I mean, you're the least suited person for this. She did our accounting for like the first year. Was it the first year? Something like that. And she did it well. लेकिन इन सब के बावजूद इस बिजनेस आइडिया ने सरप्राइजिंगली अच्छा परफॉर्म किया और ये सब उन्होंने एडवर्टीजमेंट पर एक भी पैसा खर्च किए बिना ही किया था। इस सक्सेस का एक रीज़न भी था क्योंकि अब कस्टमर को एक बुक खरीदने के लिए फिजिकली स्टोर्स में नहीं जाना पड़ता था और उनकी कॉस्ट भी कम थी। और दूसरा रीज़न है जो जेफ एक्सप्लेन कर रहे हैं। Amazon, but the number one thing that has made us successful by far is obsessive compulsive focus on the customer as opposed to obsession over the competitor. इस अर्ली सक्सेस के बाद काफ़ी नए इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा अमेज़न में लगाया और इस समय तक अमेज़न का फंड लगभग $1 मिलियन तक पहुंच गया था। इसके बाद 1990 से 1997 तक यूएसए के हाउस होल्ड्स में कंप्यूटर का यूजेज 15% से बढ़कर 35% हो चुका था। अब कंप्यूटर्स लग्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन गया था। हर घर में कंप्यूटर होना एक आम बात बन चुकी थी। When Carol Phillips wants to know what's going on in her community, she takes a walk to the computer in her family room. इस कंप्यूटर यूजेस के साथ ही अमेज़न की फंडिंग भी बढ़ गई और जेफ ने अमेज़न का IPO लॉन्च किया। एक शेयर का प्राइस उन्होंने रखा $1.75 और आज यही शेयर लगभग $3,000 से भी ज़्यादा हो चुका है। IPO से अमेज़न ने लगभग 50 मिलियन की कैपिटल रेज की और जेफ ऑफिशियली पहली बार मिलियनेयर बन गया। अब जेफ अमेज़न का और भी एक्सपेंशन करना चाहते थे, इसलिए जेफ ने अलग अलग प्रोडक्ट भी सेल करने शुरू कर दिए और अब अमेज़न ऑनलाइन बुक स्टोर की बजाय ऑनलाइन मार्केट प्लेस बन गया जहाँ कुछ भी बेचा जा सकता था। बुक्स, गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बेड, एनीथिंग जिसकी कस्टमर को ज़रूरत है आओ और ले जाओ। और इस एक्सपेंशन से अमेज़न के शेयर की वैल्यू सिर्फ एक साल में $78 हो गई और 1999 में जेफ की नेटवर्थ लगभग $10 बिलियन हो गई। हालांकि जेफ की नेटवर्थ 10 बिलियन थी, लेकिन जेफ के लाइफस्टाइल में कोई बड़ा चेंज नहीं आया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था कि वह इस समय तक भी होंडा ड्राइव करते थे और क्योंकि जेफ का मेन पर्पस अधिक से अधिक मनी सेव करना था और उसे अमेज़न के एक्सपेंशन में लगाना था। Okay, what's with the Honda? This is a perfectly good car. और लेकिन इसी समय हिस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट क्रैश होने वाला था जो था .com बबल, जिसने हर ऑनलाइन बिजनेस की नींव हिला डाली, जिसमें अमेज़न भी इंक्लूड थी। मार्च 2000 से अक्टूबर 2000 तक नैस्डैक, जो कि यूएसए का इंडेक्स है, लगभग 78% गिर गया
जिससे काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसेस भी बंद हो गए। इस क्रैश से अमेजोन के शेयर की वैल्यू $113 से सीधा $6 पहुंच गई। Something like that. At the peak of the internet bubble, our stock peaked somewhere around $113. And then after the internet bubble, busted open, our stock went down to 6. It went from 113 to 6 in less than a year. My annual shareholder that year starts with a one-word sentence, and that one-word sentence is the word ouch. So, जो कि लगभग 95% डाउन था। और जेफ की एनुअल नेटवर्थ भी 10 बिलियन से घटकर $1.5 बिलियन तक पहुंच गई। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहता तो इसको जीरो होने में ज़्यादा समय लगने वाला था नहीं। बट जेफ बेजोस इज़ ए फाइटर, इसलिए जेफ ने कभी गिव अप नहीं किया। जेफ ने इसे भी सिर्फ लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखा। बावजूद इसके कि अमेजोन का शेयर 95% ड्रॉप हो चुका था, अमेजोन इंटरनली रूप से इतना कमज़ोर नहीं हुई थी। अमेजोन ने 2002 में अमेजोन वेब सर्विसेज को लॉन्च किया, जिसमें कस्टमर से रिलेटेड डाटा को स्टोर किया जाता है। ये अमेजोन का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला पार्ट बन गया। लगभग 40% अमेजोन की प्रॉफिटेबिलिटी इससे आती है। दुनिया की टॉप कंट्रीज लाइक नेटफ्लिक्स, पिंटरेस्ट, ट्विच, फेसबुक, ये सब अमेजोन वेब सर्विसेज का ही इस्तेमाल करते हैं और अपने डाटा को स्टोर करते हैं। 2007 में जेफ बेजोस ने एक और एक्सपेंशन किया, जिसमें पहले किंडल को लॉन्च किया गया, एक ई रीडर। इसमें किताबों को डिजिटली भी पढ़ना पॉसिबल हुआ। इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि बेजोस ने डिसाइड किया कि किंडल एक जीरो प्रॉफिट डिवाइस रहेगा। जितनी कॉस्ट आती है इस टैबलेट को बनाने में, सिर्फ उतनी ही कॉस्ट पर इसे बेचा जाएगा। इसका सिंपल सा रीज़न था कि जो बुक्स किंडल पर पढ़ी जाएगी उन्हें खरीदा सिर्फ अमेजोन से ही जाएगा, इसलिए अमेजोन पैसा किंडल से नहीं बल्कि बुक्स से कमाएगा। ये स्ट्रेटजी भी काफ़ी सक्सेसफुल रही क्योंकि लोगों को ये पसंद आया और आज के दिन किंडल दुनिया नंबर 1 ई रीडर है। इस पॉइंट तक जेफ की नेटवर्थ $8 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी थी। Besides being the second richest man in the world, Jeff Bezos is a human being like any other who likes to enjoy his life. जेफ को बचपन से ही स्पेस में इंटरेस्ट था और वह स्पेस ट्रैवल को लेस कॉस्टली भी बनाना चाहता था। इसलिए जेफ ने ईयर 2000 में ब्लू ओरिजिन नाम से स्पेस फ्लाइट स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन 2006 तक ब्लू ओरिजिन के लो प्रोफाइल बनाए रखी। जब जेफ के द्वारा वेस्ट टेक्सास में टेस्ट फैसिलिटी के लिए लार्ज लैंड को परचेज किया गया, तब इस कंपनी को लाइमलाइट में लाया गया। जब बेजोस ब्लू ओरिजिन पर काम कर रहे थे, अमेजोन अधिक से अधिक ग्रो कर रही थी और बेजोस को और भी अमीर बना रही थी। 2013 तक आते आते बेजोस वर्ल्ड के 19th रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे और मार्च 2018 में जब अमेजोन ने इंडिया में अपना एक्सपेंशन किया, तब अमेजोन ने जेफ को वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बना दिया। आज जेफ बेजोस की टोटल नेटवर्थ लगभग $200 बिलियन है। बेजोस की सक्सेस कोई स्मूथ लाइन सक्सेस नहीं है, इसमें जेफ को काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन जेफ ने कभी गिव अप नहीं किया। इसी तरह अगर आप भी गिव अप नहीं करते हैं तो आपको भी सक्सेस मिलनी सर्टेन है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए या किसी प्रकार की कमी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।